ये बाजार पे जो खास चर्चा होगी सौरभ मुखर्जी के साथ। वो फाउंडर है मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। गुड मॉर्निंग सौरभ सर, नवरात्रि की जो है शुभकामनाएं आपको भी, आपकी टीम को भी। और अब किस तरह देख रहे बाजार को? डोमेस्टिक फेसिंग पे ज़्यादा भी हम फोकस करते, फिर हम आईटी पे भी आएंगे, बड़ा न्यूज़ फ्लो आया था। अब क्या देख रहे हैं? जीएसटी रेट कट्स आ गए हैं, अब वो इफेक्टिव भी हो गए, हालांकि स्टॉक्स में तो रिएक्शन आ गया है, लेकिन अब क्या देखने मिलता है? अक्टूबर में अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आने वाले हैं, फेस्टिव सीजन अब अगले 3 महीने आएगा। किस तरह देख रहे हैं सौरभ सर आप? देखिए, हर साल की कहानी है। फेस्टिव सीजन तो हर साल आती है, कोई नई बात तो है नहीं। और जीएसटी रेट कट्स विल पार्शियली काउंटरैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का जो 50% का जो टैरिफ ठोक के रखा है हिंदुस्तान के ऊपर। जो बड़ी स्टोरी आई थिंक मेरे ख्याल से है जॉब जॉब लैक ऑफ जॉब्स इन वाइट कॉलर इंडिया। राइट, लैक ऑफ जॉब्स इन वाइट कॉलर इंडिया लास्ट 3 साल से बड़ी पीड़ा क्रॉस कर रही है इंडिया में। बिकॉज इंडिया में केवल 40 मिलियन लोग ही हैं जो मोटा कमाते हैं। 4 करोड़ लोग हैं जो मोटा कमाते हैं, और इन 4 करोड़ लोगों की बदौलत और करीबन 20 करोड़ लोगों को आमदनी मिलती है। और ये 24-25 करोड़ लोग आर द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 4 करोड़ लोग बड़ा कमाते हैं और 20 करोड़ लोगों को सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जैसे कि हमारे कुक, हमारे ड्राइवर इत्यादि। तो ये जो 24-25 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे जॉब्स की एक बेहद बेहद कमी है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कुछ हमारे लिए जिंदगी तो आसान बनाई नहीं है। सो सराहना करनी पड़ेगी भारत सरकार की। बहुत बजट में जो मिडिल क्लास टैक्स कट किया था, 12 लाख के नीचे सरकार ने टैक्स हटा दिया था, इनकम टैक्स हटा दिया था। जीएसटी टैक्स कट से भी रिलीफ मिलेगी। बट सब जोड़ जाड़ के मैंने जो देखा है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो हमारे ऊपर नुकसान ठोका है इंडिया के ऊपर, ये टैक्स कट्स उसका आधा नुकसान को न्यूट्रलाइज करेगी। तो इसलिए जो अर्निंग्स की डाउनटर्न दिवाली 2023 में शुरू हुई, दिवाली 2023 में निफ्टी की अर्निंग्स नीचे जाने जाने की सिलसिला शुरू हुआ, अर्निंग्स ग्रोथ नीचे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। टू बी क्लियर, वो अर्निंग्स डाउनटर्न का सिलसिला मेरे ख्याल से अभी भी बरकरार रहेगा। सितंबर क्वार्टर, जो क्वार्टर और 9-10 दिन में खत्म होने वाला है, सितंबर क्वार्टर के अर्निंग्स मेरे ख्याल से काफी कमजोर आएंगे। शायद जून से भी कमजोर आए। जून वॉज 5-6% अर्निंग्स ग्रोथ, सितंबर में मुझे उसी प्रकार का कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है। जीएसटी कट्स और इनकम टैक्स कट्स का फायदा अगर दिखा तो दिखेगा दिसंबर क्वार्टर में। तो थोड़ी सी उम्मीद है कि दिसंबर क्वार्टर माइट बी द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन अर्निंग्स अपटर्न इन इंडिया। जी बिल्कुल, अर्निंग्स अपग्रेड जो है ये भी एक्सपेक्ट कर ही रहे, पर ये दिसंबर क्वार्टर से देखने मिल सकते हैं। स्ट्रीट भी जो है एनालिस्ट कहेंगे तो थोड़े बेरिश ज़रूर आ गए थे अर्निंग्स ग्रोथ को लेके। लेकिन सौरभ सर, एक सवाल है कि एफआईज को लेके सवाल है कि एफआईज रिटर्न कब होंगे? यहाँ पे लॉन्ग शॉट्स तो कुछ डेटा कहता नहीं है, और इवन कैश मार्केट्स में भी ढंग से जो है इनफ्लोज नहीं आया। इमर्जिंग मार्केट्स में इस साल भी जो है आप कहेंगे कि भारत में सबसे कम फ्लोज देखने को मिले हैं। तो एक सवाल उठता है, बीट एशियन एफआईज या ग्लोबल एफआईज की वापसी कब आएगी? क्या वो ट्रिगर रहेंगे जहां पे एफआईज अपने पोजीशंस बढ़ाएंगे? बताएं सौरभ सर। देखिए, रुपी की वीकनेस की आशंका और है। मेरे ख्याल से रुपी 90 तोड़ेगा। तो जब तक करेंसी पे सपोर्ट नहीं मिलता, जब तक एफआई को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि करेंसी होल्ड करेगी, तब तक वो वापस नहीं आएगा। वैल्यूएशंस इंडिया में सस्ते नहीं है, महंगे वैल्यूएशंस है। अर्निंग्स ग्रोथ 2 साल से नीचे जा रही है। एंड अगर उसके साथ साथ करेंसी भी कमजोर है, तो वो कोई लॉजिक नहीं है एफआई का इंडिया में वापस लौटने का। तो देयरफॉर सबसे सिंपल सवाल हमको पूछना चाहिए, कब तक क्लैरिटी मिलेगी कि रुपी बॉटम आउट कर गई है? जब तक ये यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं होता, जब तक ये जो 50% का टैरिफ का मुद्दा रिजॉल्व नहीं होता, तब तक रुपी पे क्लैरिटी प्राप्त करना मुश्किल रहेगा। और तब तक मेरे ख्याल से विदेशी निवेशक इंडिया से दूर रहेगा। सर, सौरभ जी, आपसे एक सवाल आईटी सेक्टर को भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि वीज़ा फीस बढ़ने से भारतीय आईटी कंपनियों के कॉस्ट स्ट्रक्चर को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना असर पड़ेगा? और यहाँ से जो विनर होगा कौन साबित हो सकता है? वो कैसे चीज़ें बदलेंगी, कैसे रिबैलेंसिंग होगी? क्या सलाह है आईटी सेक्टर को लेकर? देखिए, जो बाकी सब एनालिस्ट बोल रहे हैं वही वही रिसर्च मैंने भी ओवर द वीकेंड पढ़ा कि करीबन 5% से मार्जिन घटेगा, 5% मार्जिन की रिडक्शन आएगी। मेरे ख्याल से बड़ा मुद्दा ये यूबी एच बी 1 का H1B का नहीं है। बड़ा मुद्दा H1B का नहीं है, ठीक है। $1 लाख कर दिया है हर साल, $33,000 अगर डिवाइड बाय 3 कर लें अक्रॉस द 3 ईयर लाइफ ऑफ द H1B, हर साल $33,000 से बढ़ जाएगा। आई थिंक बड़ा मुद्दा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने ठान लिया है
कि हर महीने कुछ ना कुछ इंडिया को करना है, इंडिया को दर्द पहुंचाना है। दैट आई थिंक इज द बिगर इशू, बिकॉज अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने डिसाइड किया है कि हर महीने इंडिया पे कोई टैरिफ लगाएंगे, उनके इंडिया के लोगों को किसी किसी ना किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाएंगे, उससे एक ब्रॉडर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बनेगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में, वो आई थिंक बड़ा मुद्दा है, बिकॉज उससे पी डी रेटिंग शुरू हो जाएगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की। H1B वीजा इतना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि मार्जिन कंप्रेशन भयंकर रहेगी। एज आई सेड 5% रिडक्शन इन द मार्जिन। बट द बिगर इशू इज यूएस प्रेसिडेंट अगर इस प्रकार से ही बर्ताव करते रहे, यही उनका रवैया रहा हिंदुस्तान के प्रति, देन ब्रॉडर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है वहां पे एक पी डी रेटिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। बिल्कुल सौरभ सर, आईटी स्पेस में जो है ऑफ कोर्स कहेंगे कि एक थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर आया है, जिस तरह H1B वीज़ा के जो है प्राइसिंग को उसको बढ़ा दिया गया है, $1 लाख कर दिया गया है, और कंसर्न्स अभी भी आ रहे हैं, भले ही डिक्रीजिंग रेट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हो, लेकिन क्लाइंट बजट्स क्या देखने वाले, एआई का क्या इम्पैक्ट होगा। तो 4 या 5 जो है मूविंग फैक्टर्स आ चुके हैं आईटी स्पेस में, और खास करके लार्ज आईटी कंपनीज पे आपकी राय में चाहूंगा कि अब क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट में खड़ा है इंडियन आईटी इंडस्ट्री, या और भी इसमें लेग ऑफ ग्रोथ बाकी है। देखिए, इंडियन आईटी इंडस्ट्री का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रवैया रहा है वो उतना ही रहेगा। मानिए लो डबल डिजिट्स में रुपी रेवेन्यू ग्रोथ, और 13 से 15% ईपीएस ग्रोथ, वो ढांचा बरकरार रहेगा। आई एम नॉट वरीड कि H1B से वो इशू टूट जाएगा। एज आई सेड, द बिगर इशू इज वैल्यूएशंस, राइट? पीई मल्टीपल्स, आईटी सर्विस स्टॉक्स के पीई मल्टीपल्स आर एट 20-30 ईयर हाइस। एंड अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही रवैया अपना के रखा इंडिया के प्रति, ये पीई मल्टीपल्स अपने मल्टी डेकेडल हाइस से नीचे की तरफ जाएंगे। सो मार्जिन्स आर नॉट द इशू, रेवेन्यू ग्रोथ इटसेल्फ और ईपीएस ग्रोथ इज आल्सो नॉट द इशू। द इशू इज विल वी सी ग्रेटर हॉस्टिलिटी, और इस प्रकार के डैमेजिंग चीजें यूएस प्रेसिडेंट करेंगे क्या इंडियन आईटी के प्रति, वो आई थिंक बड़ा मुद्दा है। एंड वी विल सी पीयूष गोयल जी यूएस जा रहे हैं अगले हफ्ते। लेट्स सी व्हाट द यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स रिजल्ट इन। होपफुली ये 50% का मुद्दा 25 बन जाएगा, 50 की जगह 25% टैरिफ आ जाएगी। दैट माइट बी एक टर्न फॉर द बेटर इन द यूएस इंडिया रिलेशनशिप। दैट इज द बिगर इशू मेरे ख्याल से, रादर देन द H1B पे $1 लाख कर दिया। ब्रॉडर इशू वही है कि टैरिफ को लेकर क्या बातचीत होती है। अब देखते हैं कॉमर्स मिनिस्टर जब जाएंगे अगले हफ्ते तो क्या कुछ वहाँ से निकल कर आती है। सर एक चीज़ और, अगर किसी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी देखनी है हिंदुस्तान की, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रहे हैं, जीएसटी में इतनी बड़ी राहत मिली है, क्या लग रहा है यहाँ से क्या चलने वाला है? बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स या कंज्यूमर, कहाँ फोकस करना चाहिए? तो देखिए, हमारा जो अनुमान है, अलग अलग तरीके से भारत सरकार ने लास्ट 6-7 महीने में करीबन 1.8% ऑफ जीडीपी का बूस्ट दिया है कंजम्पशन को। एफएनओ पे जो पाबंदी लगा रही है, सेवी, रियल मनी गेमिंग का जो बैन हो गया है, इनकम टैक्स का जो कट आया 1 फरवरी 2025 बजट में, जीएसटी के कट्स, ये सब जोड़ जाड़ के हमारा अनुमान है कि 1.8% ऑफ जीडीपी का सपोर्ट मिलेगा कंजम्पशन को। एंड दिस इन अ वे काउंटर एक्ट्स जो कदम भारत सरकार ने 2019 से 2024 तक लिए थे, विच वॉज इंक्रीजिंग द टैक्स लोड ऑन द मिडिल क्लास। तो 5 साल मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स लोड बढ़ाने के बाद लास्ट 6 महीने में काफी शार्प पुल बैक रहा है। मेरे ख्याल से कंजम्पशन को सहारा मिलेगा 2026-2027 में कंजम्पशन को सहारा मिलेगा। तो एफएमसीजी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिशियरीज ऑफ दिस। और अच्छी बात क्या, उससे भी अच्छी बात क्या है कि हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स इन ऑटो, इन एफएमसीजी, इन बैंकिंग आर नॉट ट्रेडिंग एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। इनफैक्ट इंडियन मार्केट में एक ही पॉकेट है जहां पे हाई क्वालिटी प्लेज आर स्टिल एट सेंसिबल वैल्यूएशन, विच इज हाई क्वालिटी बैंक्स, हाई क्वालिटी एफएमसीजी एंड हाई क्वालिटी ऑटो। तो कंजम्पशन का लहर फिर से वापस आ रहा है। कंजम्पशन इज 60% ऑफ इंडियन जीडीपी। कंजम्पशन की लहर वापस आ रही है। सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। इलेक्शंस के सीजन आ गए हैं। अगले 18 महीने में कुछ आई थिंक 6 या 7 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं। तो कहानी काफी ठोस है। वैल्यूएशंस वाजिब हैं। ऑटो, एफएमसीजी और ब्रॉडर कंजम्पशन पे निवेश कीजिए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक वाजिब दाम पे आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल, एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग, क्वालिटी नेम्स पे स्टिक रहें, और यहाँ पे ऑफ कोर्स अट्रैक्टिवनेस भी है।
सौरभ सर, लेकिन गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स भी बहुत अच्छे दिखने मिल रहे हैं, खास करके शिपिंग और मैरीटाइम स्कीम पे लेके 4 या 5 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस आए। मैंने डेटा भी निकाला कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में अच्छी अपमूव है, 22 मंथ हाई लेवल्स पे देखने मिल रहा है, और अनाउंसमेंट्स भी भर भर के आ रहे हैं। जिस तरह ग्लोबल एक्सपेंशन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और डोमेस्टिकली भी जो है हलचल बहुत स्ट्रांग है। तो शिपिंग, कोस्टल, मैरीटाइम जो थीम है पूरी पोर्ट की, ये किस तरह आप देख रहे हैं और इसमें कौन सा सेक्टर अट्रैक्टिव है, जरा बताएं। सब कभी जिंदगी में शिपिंग स्टॉक नहीं देखा मैंने शरद जी, सॉरी, कोई आइडिया ही नहीं है शिपिंग स्टॉक कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं, कभी देखा नहीं है मैंने, सॉरी। नहीं, कोई राय नहीं है शिपिंग पे, लेकिन रेलवेज और डिफेंस ये भी गवर्नमेंट की कभी पुश जिंदगी वाली में कोई स्पेस है। रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक नहीं देखा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सर उम्मीद है कि बताएं। रिटायर कर जाऊंगा रेलवेज और डिफेंस देखने के पहले। ओके ओके। तो सौरभ सर, एक चीज और, डिजिटल फिनटेक या फिर ट्रेडिशनल जैसे इंफ्रा कैपेक्स की हम बात कर रहे थे, वहां पर फोकस करना चाहिए। देखिए, डिजिटल फिनटेक में तो जैसे मैं बोला, इंडिया के जो बड़े बैंक्स हैं और एनबीएफसी हैं वही हावी है। सो आपका सबसे बड़ा फिनटेक प्लेयर इंडिया में बाई सम डिस्टेंस, सबसे बड़ा फिनटेक प्लेयर मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस होगा। और बैंक्स में बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ही सबसे आगे होंगे। तो आपको कोई बाहर जाके कुछ नया कदम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस, जैसे कि एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक में निवेशित हो, तो आपका फिनटेक आपको मतलब भारी पैमाने पर मिल जाएगा। नीडलेस टू से, हम लोग एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस में निवेशित हैं कई कई सालों से। इसी बैंक और बजाज फाइनेंस क्लियर कट एक लार्ज कैप के साथ रहने की सलाह भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए सर, अब एक सवाल ये होगा, रिटेल निवेशक भी काफ़ी हमारे दर्शक है, वो भी जानना चाह रहे होंगे कि इस मौजूदा दौर में बाजार में क्या करना चाहिए। अपनी एसआईपी को जारी रखें, निवेश को जारी रखें, या निकले कुछ वेट कर ले, साइड लाइन में रखें, पैसे बचा के रखें, या लार्ज कैप थीम के साथ जाए, उनके लिए क्या सलाह है सर? देखिए, स्मॉल एंड मिड कैप में वैल्यूएशंस सरियल, मतलब अनबिलीवेबल है, और कमजोरी है अर्निंग्स ग्रोथ में। एज आई सेड, लार्ज कैप क्वालिटी में, जैसे कि लार्ज कैप बैंक्स, लार्ज कैप एनबीएफसीज, लार्ज कैप ऑटो, लार्ज कैप एफएमसीजी, वहाँ पे वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं। और जैसे कि आप और हमें डिस्कस कर रहे हैं, सरकार के कदमों से उनको प्रोत्साहन मिलेगा, अर्निंग्स ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। सो लार्ज कैप में आपको अर्निंग्स ग्रोथ भी मिलेगी, रीजनेबल वैल्यूएशंस मिलेगी, वहाँ पे निवेश कीजिए, फायदा होगा अगले 2-3 सालों में। और साथ ही साथ विदेश में भी निवेश कीजिए, यूरोप और अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ताइवान, यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप्स आर ट्रेडिंग एट 26 ईयर लोज। उनकी अर्निंग्स ग्रोथ यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ताइवान, वहाँ पे इंडिया के मुकाबले दुगनी है और वैल्यूएशन ज़्यादा हैं। तो ग्लोबली भी डाइवर्सिफाई कीजिए, काफ़ी आसान हो गया है ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना। सारे ब्रोकरेज ऐप्स में अब फैसिलिटी है आपको ग्लोबली डाइवर्सिफाई करने के लिए। सिर्फ इंडिया के मार्केट में मत कीजिए। जैसे कि कोई भी आईपीएल टीम देखिए, किसी भी आईपीएल टीम में 11 में से 4 प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, बाहर से आते हैं। वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में करीबन 30-40% दुनिया के बेस्ट कंपनीज होने चाहिए। केवल इंडियन पोर्टफोलियो नहीं होनी चाहिए, ग्लोबली डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। उस पर भी आप ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा सौरभ सर की टीम में जो है सारे जो है प्लेयर्स होने चाहिए, बाहर से भी होने चाहिए। सिल्वर पे भी एक सवाल आया है, हालांकि अपमूव आ गया है। इस पोर्टफोलियो में क्या एक इन्वेस्टर सिल्वर ईटीएफ्स में भी एक्सपोजर ले सकता है करंटली, या ऑलरेडी चल गया है तो उसे अवॉइड करे? ये भी बताएं कि ये टीम में शामिल होंगे। आई थिंक प्रेशियस मेटल्स में डाइवर्सिफाई करना का लॉजिक अब दिख रहा है मुझे। एंड ये बात भी सटीक है कि गोल्ड, अगर गोल्ड भाग गया है, सिल्वर नहीं भागा है। तो आइडियल पोर्टफोलियो जहाँ पे मैंने मैथ्स किया है, आइडियल पोर्टफोलियो बैठता है 1/3 इंडिया, 1/3 वेस्टर्न वर्ल्ड के अच्छे स्टॉक्स, और 1/3 प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड या सिल्वर। तो प्रेशियस मेटल्स में डाइवर्सिफाई करने का भी लॉजिक बनता है। समय आ गया है, मौजूदा माहौल में गोल्ड और इक्विटी का बैलेंस निवेशकों के लिए अहम हो गया है। सर, एक राय, अगले दशक का हिडन चैंपियन या सेक्टर कौन सा हो सकता है, या कुछ स्टॉक्स भी हो आपके पास तो वो भी बता सकते हैं। तो जो एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम हमको दिख रही है, जैसे जैसे हम इंडिया के छोटे शहरों में, गांव में घूम रहे हैं, दिख रहा है कि एग्री एग्री सेक्टर, मतलब फूड एग्री प्रोसेसिंग, प्रोसेस फूड्स का जो सेक्टर है, उसमें काफी हमको उत्साह दिख रही है, उछाल दिख रहा है। रोड नेटवर्क इज इम्प्रूव्ड, सो इससे क्या होता है, गांव से शहर तक फटाफट खाया पहुंच जाता है। ट्रक्स ट्रक्स की ट्रैवलिंग रेडियस बढ़ गई है। और दूध दूध का उत्पादन बढ़ा है। मिल्क, प्रोसेस्ड मिल्क, मतलब आइसक्रीम, चीज़, घी। सिमिलरली फॉक्स नट्स जैसी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स,
सैफरन, ट्यूमरिक, कैश क्रॉप्स, पूरा जो एग्री कमोडिटी सेक्टर है वो कमोडिटी मेरे ख्याल से इंक्रीजिंगली रहेगा नहीं, वो एफएमसीजी की तरह बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा खेल है, इसमें हम और कोशिश कर रहे हैं निवेश करने का। कुछ हमने पोजीशंस बनाए हैं, जैसे डोडला डेयरी में लास्ट 2 साल से कमा रहे हैं, बट डोडला डेयरी जैसे और स्टॉक्स की खोज है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ पे अच्छे प्लेस मिलेंगे। इंडिया का जो स्मॉल टाउन एंड रूरल इंडिया है वहाँ पे एक बड़ी क्रांति चल रही है, वहाँ पे मोटा पैसा बनाने का चांस मिलेगा मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है वैल्यू एडिशन डेयरी पे और एग्रो प्रोसेसिंग थीम पे जो है नज़र रखे। और आपने सही कहा, स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जो है लिस्टेड अनलिस्टेड स्पेस में जो है हम रिसर्च करते हैं तो पता चलता है इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखने मिलते हैं। जो भारत की ग्रोथ है उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन एक सेगमेंट है या ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स है जो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं दर्शकों की कहाँ से आप दूर रहें। बहुत सारे बातचीत होते रहती है इन सेक्टर्स के लेके, सेमीकंडक्टर, सोलर, कौन से सेक्टर्स में हाइप बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ से दूर रहना चाहिए, ये कौन से सेक्टर्स है सर, ये ज़रा बताएं। हाँ जी, पूरा जो पीएसयू कैपेक्स का जो थीम था वो थोड़ा सा आई थिंक ओवर हाइप्ड है। सरकार का ये वाला जो करंट फिस्कल है मेरे ख्याल से तीसरा फिस्कल रहेगा लगातार, F24, F25, F26 करंट फिस्कल तीसरा फिस्कल रहेगा जहाँ पर सरकार के कैपेक्स पे खर्चे 10 ट्रिलियन रुपीस के आसपास फ्लैट लाइन करेंगे। तो पीएसयू पैक कैपेक्स पे जबरदस्त हाइप रही है लास्ट 4-5 साल। रेलवेज डिफेंस एंड रोड बिल्डिंग, मेरे ख्याल से वो हाइप अब धीरे धीरे बिखरेगी, बिकॉज जैसे जैसे सरकार और टैक्स कट्स एक्सपेक्ट करेगा फिजिकल स्पेस घटती रहेगी, और लॉजिकल है कि कैपेक्स पे कटौती आएगी और इस कैपेक्स की कटौती से ही टैक्स कट्स फंडेड होंगे। सो जो पूरा पीएसयू डिफेंस, रोड्स, रेलवेज वाला प्ले है उससे सावधान रहिएगा। इन सेक्टर से हमको सावधान रहने की सलाह है। लेकिन सर अगर एक लाइन में निवेशकों को सलाह देनी हो तो आप क्या देना चाहेंगे? क्या 5 साल की नज़र से अगर किसी को पैसे लगाना है तो किस तरह का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए यहाँ से? डाइवर्सिफाई कीजिए, स्मॉल एंड मिड कैप से लार्ज कैप क्वालिटी में डाइवर्सिफाई कीजिए, इंडिया से वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ डाइवर्सिफाई कीजिए, और इक्विटीज से प्रेशियस मेटल्स की तरफ डाइवर्सिफाई कीजिए। उसी में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ये जो दिख रहा है लास्ट 4 साल से 80% फ्लो स्मॉल एंड मिड कैप में है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। मतलब जिस तरह के फ्लो मिड कैप में दिख रहे हैं वो खतरनाक सिचुएशन है। डाइवर्सिफाई करके चले, अलग अलग रीबैलेंसिंग की भी जैसे वो बात कह रहे थे, इक्विटी के साथ साथ आप मेटल्स में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और लार्ज कैप जो पिक उन्होंने बताया वो भी रखे, और साथ ही देश की जो थीम है, जो घरेलू खपत वाली थीम है, उस पर भी भरोसा करें। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, तो मार्केट महारथी में फिलहाल यही हम समेटेंगे और मुझे और शरद दोनों को दे इजाज़त, और इसी नोट पर इस शो पे ही खत्म।